स्वागत है बच्चों आप सभी का URTS 18 जो टेस्ट है उसके जूलॉजी सेक्शन के सॉल्यूशंस में। आइए बच्चे डिस्कस शुरू करते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे अपना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट कैनाबिनॉइड। यहाँ पे कैनाबिनॉइड हमें जो नहीं है वो पेयर पहचानना है बेटा। आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन चरस और गांजा। जैसे आप जानते हैं कि कैनाबिनॉइड्स की कैटेगरी में हमारे पास चरस होता है, चरस के साथ साथ हमारे पास गांजा है, गांजा के साथ साथ बेटा मैरिजुआना है, और मैरिजुआना के साथ साथ भांग है बेटा, और भांग के साथ साथ हमारे पास हशीश भी मौजूद है। तो अलग अलग तकनीक से बेटा, अलग अलग प्रिपरेशन से इन सभी को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो कैनाबिनॉइड से प्रिपेयर किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। चरस और गांजा, जी हाँ बिल्कुल सही है, ये दोनों कैनाबिनॉइड कैटेगरी में है। धतूरा LSD ये नहीं है बेटा, और जो नहीं है वही हमें पहचानना है। धतूरा LSD ये हेलुसिनोजेनिक तो होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कैनाबिनॉइड्स नहीं है। अगला देखेंगे भांग और हशीश, जी हाँ बिल्कुल सही है, और मैरिजुआना और भांग ये भी कहीं ना कहीं कैनाबिनॉइड्स की कैटेगरी में आपके पास मौजूद है। तो जो नहीं था कैनाबिनॉइड वो पहचानना था, और वो है बेटा सेकंड ऑप्शन में धतूरा और LSD। तो आइए देखते हैं, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगले पे आते हैं बेटा 137 पे। द सीक्वेंस इन PBr322 that initiates replication is also responsible for। तो इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन कहीं ना कहीं बेटा आपका ORI साइट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहीं ना कहीं ये है, और ये साथ ही ओरिजिन के जो रेप्लिकेशन है इसकी इनिशिएशन के साथ साथ कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करने का काम करता है, जो लिंक DNA आपने वहां पर अटैच किया है। तो डायरेक्टली इंजेक्टिंग द फॉरेन DNA इनटू द होस्ट, जी नहीं, कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ये बिल्कुल सही होगा इसी ORI साइट के लिए जो आपके वेक्टर पे मौजूद है। प्रोवाइडिंग द रेजिस्टेंस अगेंस्ट एम्पिसिलिन ये सिलेक्टेबल मार्कर का काम है, और सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स ये आप बाद में कल्चर जब करेंगे या फिर जब सिलेक्शन करने का टाइम आएगा तब का पॉइंट है बेटा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ORI साइट जो PBr322 में मौजूद है वही कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही है कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड DNA को भी। तो 137 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन बेटा। आगे देखेंगे अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स की यहाँ पर बात की गई है। अब ये हो सकता है कि CNS के हो या फिर PNS के हो, हमें यहाँ पर बेटर ऑप्शन ढूंढना है बेटा। बेटर ऑप्शन यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। तो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स, अच्छा आप जानते होंगे कि CNS में माइलिन शीथ फॉर्म करने का काम तो बेटा ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स का होता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स मौजूद है वहां पर माइलिन शीथ सिंथेसिस का काम बेटा श्वान सेल्स करते हैं, वहां श्वान सेल्स करते हैं। तो आइए देखते हैं। अच्छा उनमें भी और देखिएगा थोड़ा सा बंद, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स तो बेटा CNS में श्वान माइलिन शीथ सिंथेसिस का काम करते हैं, जबकि श्वान सेल्स जो हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स पे माइलिनोजेनेसिस का काम करते हैं, ठीक है। ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स जो है वो CNS के सभी न्यूरॉन्स पे नहीं पाए जाते, जहां ये पाए जाएंगे वहीं पर ही माइलिन शीथ का सिंथेसिस कर रहे होंगे और वही न्यूरॉन माइलिनेटेड कहलाएगा। जबकि PNS के हर एक न्यूरॉन पे बेटा कहीं ना कहीं श्वान सेल्स पाए जाते हैं। हो सकता है कि वो माइलिन शीथ बना रहा हो तो न्यूरॉन हो जाएगा माइलिनेटेड, नहीं बना रहा हो तो हो जाएगा नॉन माइलिनेटेड। तो ध्यान दीजिएगा, ऑलिगोडेंड्रोसाइट सभी CNS के न्यूरॉन्स पे नहीं पाए जाते, लेकिन PNS के सभी न्यूरॉन्स पे चाहे वो माइलिनेटेड हो चाहे नॉन माइलिनेटेड हो श्वान सेल्स की प्रेजेंस देखी जाती है। तो आइए देखते हैं। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स नर्व फाइबर्स आर एनक्लोज्ड बाय श्वान सेल्स, ठीक है, सही है अगर PNS के रेस्पेक्ट में सोचे तो। फाउंड ओनली इन क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, जी नहीं, जरूरी नहीं है। आप क्रेनियल और स्पाइनल नर्व कह के कहीं ना कहीं सिर्फ PNS की बात कर रहे हैं, तो PNS में ही नहीं CNS में भी नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पाए जाते हैं बेटा। जबकि यहां देखेंगे अगला, नॉट फाउंड इन सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में पाए जाते हैं। थोड़ा और मैं इसको एलिब्रेट कर दूं कि अगर ये माइलिन शीथ बना रहे होंगे, माइलिन शीथ बना रहे होंगे और प्रेजेंट होंगे तो न्यूरॉन हो जाएगा CNS का बेटा कैसा, माइलिनेटेड, ठीक है। अगर ये एब्सेंट है तो यहां पर माइलिन शीथ नहीं होगी और न्यूरॉन हो जाएगा नॉन माइलिनेटेड। वहीं अगर PNS के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो श्वान सेल्स प्रेजेंट हर जगह है, दोनों तरफ प्रेजेंट होगा, चाहे माइलिनेटेड हो चाहे नॉन माइलिनेटेड हो। अगर माइलिन शीथ का सिंथेसिस कर रहा है तो न्यूरॉन हो जाएगा माइलिनेटेड, जबकि अगर नहीं कर रहा है, मान लीजिए माइलिन शीथ का सिंथेसिस अगर नहीं कर रहा है तो न्यूरॉन हो जाएगा नॉन माइलिनेटेड। और PNS में आती क्या है बेटा, क्रेनियल नर्व्स और साथ ही स्पाइनल नर्व्स आती हैं, जो टोटल 12 पेयर्स ये हैं, 31 पेयर ये होती है। तो ये कहीं ना कहीं पूरा कॉन्सेप्ट है। तो नॉट फाउंड इन सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, पाए जाते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बेटा, पाए जाते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि भाग है आगे जाके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। आगे देखेंगे
कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोड ऑफ रणवीर। जी नहीं, जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है वहां इस प्रकार से डिसकंटिन्यूअस माइलिन शीथ नहीं पाई जाती, जहां जिसको आप जहां डिसकंटिन्यूअस होती है, जिसे आप नोड ऑफ रणवीर कहते हैं। ये आपको प्रेजेंस, इसकी प्रेजेंस नहीं देखने को मिलेगी अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर के लिए। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नॉट फाउंड नहीं होगा, बिल्कुल मिलेगा। फाउंड इन ओनली क्रेनियल नर्व। जी नहीं, स्पाइनल जो सीएनएस है इसके न्यूरॉन्स पे भी आपको अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन देखने को मिलेंगे, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन देखने को मिलेंगे। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और ये सबसे बेटर ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाता है कि अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स एनक्लोज्ड रहते हैं श्वान सेल से। वो भी किधर वाले? केवल पीएनएस वाले होते हैं बेटा, क्योंकि वहीं पर ही श्वान सेल्स की प्रेजेंस देखी जाती है। तो इस क्वेश्चन में आपको बेटा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला चलते हैं, सिलेक्ट दी करेक्ट मैच। यहाँ पे आपको मैचिंग दी गई है, देखते हैं क्या है। साइटोकाइन बैरियर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के जो इनेट इम्यूनिटी है वहां से क्वेश्चन आया है बेटा। साइटोकाइन बैरियर जिसमें आप जानते हैं इंटरफेरॉन्स वगैरह, इंटरल्यूकिन्स वगैरह होते हैं, सीक्रेशंस होते हैं। तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बेटा ये तो सेलुलर बैरियर के अंदर आता है, मैक्रोफेजेस, और ये सेलुलर बैरियर के अंदर आता है जो कि इनेट इम्यूनिटी के अंदर है। तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा, साइटोकाइन बैरियर ये नहीं होगा। आगे देखेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर जिसमें सीक्रेशंस आते हैं बेटा, टीयर्स हो गया है, गैस्ट्रिक जूस हो गया जिसमें HCl मौजूद है वो, और साथ ही लाइसोजाइम्स वगैरह जिसमें सलाइवा भी आपका इंक्लूड कहीं ना कहीं किया जाएगा। तो इंटरफेरॉन्स तो बेटा साइटोकाइन बैरियर है, ये इनकरेक्ट मैच हो जा रहा है। फिजिकल बैरियर में स्किन आती है, म्यूकोसल एपिथेलियम्स आती है बेटा। तो फिजिकल बैरियर में टीयर्स जो है वो भी इनकरेक्ट हो गया, टीयर सीक्रेशंस है। तो यहाँ पर आप फिजियोलॉजिकल बैरियर के दौरान टीयर्स मान सकते हैं, लेकिन फिजिकल बैरियर के लिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेलुलर बैरियर में मैक्रोफेज, जी हाँ बिल्कुल सही है। सेलुलर बैरियर में आपके न्यूट्रोफिल्स और उसके साथ साथ बेटा ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये इंक्लूड हो जाएंगे। तो अगला देखेंगे 139 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। जो कॉलम आपको दी गई है और उधर कुछ डाटा भी दिया हुआ है, आइए देखते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स जिन्हें आप प्लेटलेट्स कहते हैं, इनके बारे में सही जो मैचिंग है आपको देखने को मिल रही है कॉलम सेकंड के अंदर। फोर्थ बेटा इनका काउंट दिया हुआ है पर MM³ ब्लड में। काउंट इनका है बेटा कहीं ना कहीं 1.5 लाख से 3.5 लाख ऑफ 3.5 लाख पर MM³ ब्लड में इतने पाए जाते हैं। तो ए के साथ करेक्ट मैचिंग हो गई बेटा फोर्थ। एरिथ्रोसाइट्स के लिए यहाँ पर भी काउंट ही है बेटा, 5 से 5.5 मिलियन थर्ड वाले पॉइंट में दिया हुआ है। ल्यूकोसाइट जो WBC है इसका भी काउंट दिया हुआ है 6000 से 8000 बेटा, फर्स्ट हो गया मैच। और हीमोग्लोबिन के लिए उसका जो अमाउंट है दैट इज 12 से 16 ग्राम इन 100 ml ऑफ ब्लड। जी हाँ बिल्कुल सही है। तो ए का करेक्ट मैच आपको मिला कॉलम सेकंड में, फोर्थ ए फोर्थ, बी थर्ड, सी फर्स्ट और डी सेकंड, ये आपको मिला सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन 140 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 141 which of the following is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of human heart। जी हाँ, सीधे सीधे क्वेश्चन पूरा पढ़ने से पहले आंसर, ऐसे नोड कहीं ना कहीं होगा बेटा, ऐसे नोड कहीं ना कहीं आपके हार्ट को जो कि मायोजेनिक है इसकी रिदमिक एक्टिविटी, कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी को मेंटेन करने और साथ ही इनिशिएट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो यही है मेन, यही है, पेसमेकर भी यही है बेटा। राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे पाया जाता है, नोडल टिश्यू है, ऑटो एक्साइटेबल होता है, यही इंपल्स जनरेट करेगा। तो देखेंगे 141 का थर्ड आंसर हो गया। अगला देखेंगे इन द गिवन कॉलम 1 कंटेन फीचर्स ऑफ डेवलपिंग चाइल्ड। ये फीचर हो गया किसी डेवलपिंग चाइल्ड यानी फीटस का बेटा। वहीं आप देखेंगे कॉलम सेकंड में टाइम ऑफ देयर अकरेंस, ये कुछ फीचर्स हैं, ये कब आ जाएंगे बेटा किसी भ्रूण के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, वो आपको पहचानना है। हार्ट साउंड बेटा कब आएगी? जब हार्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, यानी लगभग 4 हफ्ते जो लगेंगे, 1 महीने के अंदर कहीं ना कहीं बेटा एक मंथ के अंदर आपका हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है फीटस का। और इस हार्ट साउंड से आप फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये आप फर्स्ट साइन जो है हार्ट साउंड को मान सकते हैं ग्रोइंग फीटस की निशानी बेटा। तो आप यही देखते हैं कॉलम फर्स्ट का ए पॉइंट मैच कर रहा है कॉलम सेकंड के थर्ड पॉइंट के साथ। अगला देखेंगे फीटस डेवलप्स लिम्स और डिजिट। बेटा लिम्ब और डिजिट कभी भी आ जाए, अगर लिम्ब और डिजिट की बात करें तो खट से क्या हो जाएगा 2 महीने कहीं ना कहीं बेटा, और 2 महीने के लिए आपका सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फर्स्ट में दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेजर ऑर्गन सिस्टम, और मेजर ऑर्गन सिस्टम बेटा बन जाएंगे आपके एंड ऑफ 24 वीक्स, 24 हफ्ते के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर 24 हफ्ते में आपके बन जाएंगे फीटस के मेजर ऑर्गन सिस्टम, जिसमें जेनाइटल ऑर्गन्स भी इंक्लूड है। और फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयर, फर्स्ट मूवमेंट के लिए बेटा ट्रिपल एफ याद रखो, सीधे सीधे ट्रिपल एफ में आपके पास सबसे पहले फर्स्ट मूवमेंट, फर्स्ट फीटल मूवमेंट 5th मंथ में नजर आएगा, फर्स्ट फीटल मूवमेंट 5th मंथ में नजर आएगा। तो ये रहा बेटा 5th मंथ आपका सेकंड वाले पॉइंट में। तो सीधे सीधे आपका यहाँ हो गया बेटा मैचिंग, थर्ड फर्स्ट फोर्थ एंड सेकंड, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड आपको दी हुई है बेटा ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आइए आगे देखते हैं
when a person is suffering from poor renal reabsorption, which of one of the following will not help in maintenance of blood volume। आप जानते हैं बेटा रीअब्जॉर्प्शन की यहाँ बात की गई है, जो कहीं ना कहीं पुअर हो रहा है, अच्छे से नहीं हो पा रहा है। अगर रीअब्जॉर्प्शन पुअर हो रहा है और रीअब्जॉर्प्शन जो होगा बेटा कहीं ना कहीं वो ब्लड में जो प्लाज्मा है उसी को ही छाना जा रहा होगा यहाँ इस ग्लोमेरुलर अपरेटस में, और यहाँ पर छानने के बाद बेटा जो फिल्ट्रेट आपका निकला इस प्रोसेस को ही आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह रहे हैं। तो अगर रीअब्जॉर्प्शन किसी में पुअर है, अच्छा आप ये भी जानते होंगे कि जो पीसीटी यहाँ मौजूद है और बाकी जितनी भी आपकी पूरा रीनल ट्यूब्यूल जिसको मैं कह रहा हूं, इस रीनल ट्यूब्यूल से में जो फिल्ट्रेट मौजूद है, इस फिल्ट्रेट से आप किसी चीज को अगर ब्लड में पहुंचाए, ये आगे जाके पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का नेटवर्क मान लीजिए, तो फिल्ट्रेट से ब्लड में पहुंचाना कहीं ना कहीं रीअब्जॉर्प्शन कहलाता है। ये आपका रीअब्जॉर्प्शन हो गया। और आप जिस तरीके से जानते हैं कि जितना फिल्ट्रेट आपका यहाँ पर बना है ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसका 99% वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, केवल 1% जो है आपका एक्सक्रीट किया जाता है, यानी यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है। तो प्रतिदिन 180 लीटर में से बेटा 99% वापस रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो अगर ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान मान लीजिए 100% फिल्ट्रेट बना और ये रीअब्जॉर्प्शन अगर कम हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं ब्लड वॉल्यूम पे क्या पड़ेगा बेटा, इंपैक्ट पड़ेगा, ब्लड वॉल्यूम पे दिक्कत आएगी। तो यही वो कह रहे हैं कि कौन है जो नहीं करेगा हेल्प उस ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए, जिस पर्सन के अंदर बेटा कहीं ना कहीं पुअर रीनल रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं चल रहा है। अगर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा बेटा, कुछ कम होगा, तो कहीं ना कहीं बेटा ब्लड वॉल्यूम में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, कमी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, अगर एडीएच का कंसंट्रेशन, एडीएच का सीक्रेशन बढ़ा दिया जाए, एडीएच का काम आपको मालूम होना चाहिए, एडीएच वाटर और बाइकार्बोनेट को डीसीटी और इस कलेक्टिंग के शुरुआती भाग से रीअब्सॉर्ब कराता है। अगर आप एडीएच को बढ़ा दे तो रीअब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा, आपका ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हो जाएगा। ये सही है, ये सपोर्ट कर रहा है। हमें कौन ढूंढना है जो मदद नहीं करे ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए। आगे देखिए, डिक्रीज्ड ग्लोमेरुलर, अगर फिल्ट्रेशन ही कम हुआ तो रीअब्जॉर्प्शन कम होने से भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर फिल्ट्रेशन ही कम हुआ तो आपका ब्लड वॉल्यूम मेंटेन्ड है, बिल्कुल सही है, ये मेंटेन करेगा, ये हेल्प करेगा आपके ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए। यहां देखिए, इंक्रीज्ड एएनएफ सीक्रेशन, आप जानते हैं एएनएफ एक वेसोडाइलेटर है और उसके साथ साथ बेटा ये सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन यानी सीक्रेशन भी करवाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर एएनएफ अगर बढ़ जाएगा तो सीक्रेशन, अब सीक्रेशन का मतलब क्या होता है, सीक्रेशन माने होता है बेटा ब्लड से आप किसी चीज को इस फिल्ट्रेट में डाल दीजिए, तो एएनएफ जो है वो कहीं ना कहीं वाटर और सोडियम का क्या कराएगा, सीक्रेशन कराएगा। तो वाटर को यहां से यहां अगर डलवाएगा तो कहीं ना कहीं बेटा इंक्रीज के एएनएफ के सीक्रेशन बड़े हुए जो होंगे वो ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में मदद नहीं करेंगे, वो और कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का काम करेंगे। तो यही हेल्प नहीं कर रहा है बेटा ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए। अगला देखिए, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन सीक्रेशन, एल्डोस्टेरोन का जिंदगी में एक काम बेटा कहीं ना कहीं ये आपके सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, डीसीटी वाले कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन बेटा जिसे कहते हैं आप। तो रीअब्जॉर्प्शन अगर कराएगा तो ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हो जाएगी। तो ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। कौन सपोर्ट नहीं कर रहा ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए, वो है बढ़ा हुआ एएनएफ का सीक्रेशन। तो यहां पर आप देखेंगे 143 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला देखेंगे, ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर। आप जानते हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आपने पढ़ा भी होगा एच जोन जो होगा वो डिसअपियर हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसको बनाने में अगर हम देखें, ये थिक फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है, देखिएगा ध्यान से, ये एच जोन सबसे पहले डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो थिन फिलामेंट से वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेंगे तो वो रीजन जहां केवल मायोसिन प्रेजेंट हो या फिर आप कहिए जहां नॉन ओवरलैपिंग रीजन हो, जो मायोसिन का नॉन ओवरलैपिंग रीजन जो एक्टिन के द्वारा ढक नहीं रहा है उसे आप एच जोन कहते हैं। जब ये जेड लाइन पास आएगी बेटा तो ऐसा नॉन ओवरलैपिंग रीजन कम हो जाएगा, यानी एच जोन धीरे धीरे शॉर्ट होने लगेगा और एक टाइम पे डिसअपियर हो जाएगा। ये इवेंट अकर होगा, ठीक है। ए बैंड इलोंगेटेड, ए बैंड बेटा मायोसिन की लेंथ के बराबर होता है। मायोसिन की एंटायर लेंथ कहीं ना कहीं ए बैंड होती है और मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ना एक्टिन छोटा होता है ना मायोसिन छोटा होता है, केवल क्या होती है, स्लाइडिंग होती है। तो ध्यान से बेटा, अगर कोई रीजन, कोई बैंड जो किसी एक्टिन या मायोसिन की लेंथ के बराबर हो, जैसे यहां पर ए बैंड किसकी लेंथ के बराबर है, मायोसिन यानी थिक फिलामेंट की लेंथ के बराबर है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होने पे ना एक्टिन छोटा होता है ना मायोसिन, यानी ए बैंड भी छोटा नहीं होगा, ए बैंड रिटेन करेगा अपनी लेंथ
को बेटा। तो ए बैंड इलोंगेट होगा क्या? जी नहीं, ए बैंड वो का वो ही रहेगा, लेंथ बिल्कुल वही रहेगी सेम। आई बैंड क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। जी सर, आई बैंड क्या होता है? आई बैंड ऐसा रीजन इस सार्कोमियर में, ऐसा रीजन जहां पर बेटा केवल एक्टिन फिलामेंट मौजूद हो, ये रीजन जहां केवल एक्टिन आ रहा है। सर यहाँ क्या एक्टिन की पूरी लंबाई ले लेंगे क्या? नहीं, एक्टिन की पूरी लंबाई नहीं लेंगे, केवल वो रीजन जहां पर आपका एक्टिन आ रहा हो, या फिर यह कहिए दो मायोसिन के बीच का रीजन आई बैंड कहलाता है, आइसोट्रॉपिक बैंड। तो आई बैंड रिड्यूस हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल, जब ये पास आएंगे तो ये रीजन धीरे धीरे छोटा होगा और आई बैंड क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ये भी करेक्ट है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो इवेंट हुआ है। अगला देखेंगे, लेंथ ऑफ थिन फिलामेंट अनअफेक्टेड। जी हाँ बिल्कुल सही बात है, चाहे थिन हो चाहे थिक हो, एक्टिन हो या मायोसिन हो, किसी की लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। केवल क्या होती है बेटा? स्लाइडिंग अकर होती है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखेंगे, लेंथ ऑफ सार्कोमियर रिड्यूस। जी हाँ, दो जेड लाइन जब पास आ जाएगी तो लेंथ ऑफ सार्कोमियर रिड्यूस हो जाएगी बेटा। तो कितने पॉइंट आपको यहाँ मिले जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हो रहे होते हैं? आइए देखते हैं। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपका दिए हुए हैं बेटा फर्स्ट ऑप्शन में, और 144 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 145, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको गलत पहचानना है बेटा, पहले मार्क कर लो। ओनली राइट हैंडेड हेलिक्सेस आर ऑब्जर्व्ड इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जी हाँ बिल्कुल सही बात है, राइट हैंडेड हेलिक्सेस ही देखने को मिलते हैं बेटा। राइट एंड ऑफ पॉलीसेकेराइड चेन इज रिड्यूसिंग व्हाइल लेफ्ट एंड, अगर आपके पास पॉलीसेकेराइड मौजूद है बेटा जो कई सारी यूनिट से बना हुआ है, तो इसका अगर मान लो ये ग्लाइकोजन है, या फिर मैं कहूं अनब्रांच लेते हैं, अनब्रांच में मेरे पास मान लीजिए सेलुलोज है, तो इसका जो राइट एंड होगा, इस लेफ्ट एंड जो होगा, ये लेफ्ट एंड होता है बेटा रिड्यूसिंग, लेफ्ट एंड होता है नॉन रिड्यूसिंग एंड, जबकि राइट एंड होता है बेटा आपका रिड्यूसिंग एंड। नॉन रिड्यूसिंग होता है लेफ्ट, और राइट वाला लेफ्ट एंड होता है नॉन रिड्यूसिंग, और राइट वाला होता है बेटा रिड्यूसिंग एंड। इसे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर एनोमेरिक कार्बन जो होगा, इस पहले वाले मोनोसेकेराइड का जो एनोमेरिक कार्बन है, अगर ये आगे वाले के साथ बॉन्डिंग में बिजी है, जो कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी, इस बॉन्डिंग में अगर ये बिजी है पहला वाला कार्बन, यानी इसका अल्कोहल अब फ्री नहीं है, तो ये हो जाएगा बेटा नॉन रिड्यूसिंग। और इस आखिरी वाले को, राइट वाले को जब देखेंगे बेटा, तो इसका जो पहला अल्कोहल होगा एनोमेरिक कार्बन का, ये फ्री है। अगर ये यहाँ पर अल्फा वाला है तो ये फ्री है, तो कहीं ना कहीं वो कैसा हो जाएगा बेटा? रिड्यूसिंग नेचर शो करने वाला हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग और राइट एंड होता है रिड्यूसिंग। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट था। स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन इन इट्स हेलिकल स्ट्रक्चर एंड गिव्स ब्लू कलर विद इट। जी हाँ बिल्कुल सही बात है। स्टार्च जो कि ब्रांच पॉलीसेकेराइड है, इसमें हेलिक्सेस मौजूद होते हैं, और उन्हीं हेलिक्सेस में बेटा ब्लू आयोडीन जो है वो कहीं ना कहीं ब्लू कलर विद आयोडीन, ब्लू कलर विद इट, ब्लू कलर विद आयोडीन, आयोडीन के साथ बेटा जी ब्लू कलर कहीं ना कहीं दे देगा, और ये होल्ड कर लेगा बेटा अपने हेलिक्सेस में आयोडीन को, जिसके कारण ब्लू कलर दे देता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यूज एज ड्रग्स आर आर्ब्रिन एंड रिसिन। जी हाँ, यहाँ पर ये गलती कहीं ना कहीं है। ड्रग्स की कैटेगरी में आर्ब्रिन और रिसिन नहीं आते हैं, ये टॉक्सिन्स की कैटेगरी में आते हैं बेटा, यही इनकरेक्ट है। ड्रग्स तो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन थी, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में ये आपका जो पॉइंट है ये गलत हो जा रहा है, और यही इनकरेक्ट है आपके इस क्वेश्चन के अंदर। तो 145 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ ऑप्शन, जो कि इनकरेक्ट दिया हुआ है। आर्ब्रिन रिसिन टॉक्सिन्स होते हैं, और ड्रग्स तो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन आपके पास है। Starch can hold iodine in its helical structures and gives blue color with it। जी हाँ सही है, बिल्कुल आयोडीन पहले लिख दिया है। ओके, तो 145 का फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखेंगे, Which point is incorrect about myasthenia gravis disease? जी हाँ, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है बेटा। इसके लिए आप क्या क्या पॉइंट यहाँ पर देख रहे हो, और कौन सा इनकरेक्ट है ये पहचानना है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट होती है। जी हाँ बिल्कुल सही बात है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसे आप मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं, मान लीजिए एक्सॉन टर्मिनल्स है और ये मसल फाइबर आपका मौजूद है, तो यहाँ पर जो ये रिसेप्टर्स मौजूद होंगे बेटा, सार्कोलेमा पे जो रिसेप्टर होंगे मसल फाइबर पे, ये रिसेप्टर्स क्या हो जाए? डैमेज हो जाए, इनके खिलाफ एंटीबॉडी अगर बन जाए, तो कितना ही न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे फेंकूं जो कहीं ना कहीं इंपल्स लेके आ रहा होगा, इस सार्कोलेमा को डीपोलराइज कर रहा होगा, वो अब रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होगा, तो सार्कोलेमा डीपोलराइज नहीं होगी, जिसके कारण सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम नहीं निकलेगा उसके डीपोलराइज होने के कारण, और कैल्शियम आयन जो है वो ट्रोपोनिन से बाइंड नहीं होगा, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन का इवेंट नहीं होगा। पैरालिसिस हो जाता है, वीकनिंग हो जाती है बेटा, कहीं ना कहीं ये सारे इसके फीचर्स, सारे कहने के सिम्टम्स होते हैं। तो आइए देखेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट होती है। जी हाँ बिल्कुल सही बात है, ये रही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसे मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं। रिसेप्टर्स यहाँ डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू ऑटो इम्यूनिटी
इम्यूनिटी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखी जा रही है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। एज रिलेटेड डिसऑर्डर, जी नहीं, एज रिलेटेड डिसऑर्डर आपने बताया था बेटा ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए फीमेल्स में अक्सर देखा जाता है एस्ट्रोजन की कमी के कारण आफ्टर मेनोपॉज, तो यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस के लिए एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। बाकी सारे पॉइंट्स माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए सही हो जाते हैं। 146 का करेक्ट आंसर था बेटा थर्ड ऑप्शन। अगला देखेंगे, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके पास है, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, बट ये काफी फेमस लाइन बेटा, सारे लोकोमोशन मूवमेंट होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सारे मूवमेंट्स लोकोमोशन नहीं होते हैं। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है कि सारे लोकोमोशन, जितने भी लोकोमोशन है बेटा जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट है, लेकिन आपके पास जो जितने भी मूवमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं लोकोमोशन नहीं है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, पहला सही है। मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली, जी हाँ, ये भी करेक्ट है, सब एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, नहीं किए जा सकते मूवमेंट और लोकोमोशन एक साथ स्टडी, क्योंकि कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल प्रोसेस दोनों के लिए सेम है। अगर हम खुद के लिए माने बेटा, तो अगर मैं मूवमेंट कर रहा हूं तो मूवमेंट के दौरान मसल कॉन्ट्रैक्शन वाले इवेंट्स कहीं ना कहीं हो रहे होंगे, जो मेरे स्केलेटल मसल की जिनकी मैं बात कर रहा हूं, तो यही मसल कॉन्ट्रैक्शंस मुझे लोकोमोशन के दौरान भी देखने को मिलेंगे। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस कहीं ना कहीं सेम है, चाहे वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हो, मान लो कोई छोटा एनिमल मतलब इनवर्टिब्रेट है तो वहां आप साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स की बात कर सकते हैं, अगर यूनिसेलुलर है तो ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो कहीं ना कहीं मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टडीड सेपरेटली आप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल वेरी ओनली विद देयर हैबिटेट, ओनली, यहां पर जहां ओनली मिल गया वहीं गड़बड़ बेटा। तो आइए देखते हैं मेथड जो लोकोमोशन की जो परफॉर्म कर रहे हैं एनिमल्स बेटा, वो हैबिटेट पे डिपेंड कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ जो सिचुएशन की डिमांड है उस पर भी डिपेंड कर रहे होते हैं बेटा। सिचुएशन की डिमांड क्या क्या सर, यही कहीं ना कहीं सर्च ऑफ फूड हो गया है, शेल्टर हो गया है बेटा, फूड के साथ शेल्टर हो गया, मेट हो गया, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स हो गए, ये है डिमांड, सिचुएशन की डिमांड है, और उसी के भी यहाँ पर मेथड ऑफ लोकोमोशन जो है कोई एनिमल आपने यूज कर सकता है। तो हैबिटेट जैसे मान लीजिए मछली है तो उसके पास फिन्स मौजूद होंगे, टेल मौजूद होगी लोकोमोशन के लिए। इसके साथ साथ जो अलग दूसरे ऑर्गेनिज्म से, वो मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि ओनली देयर हैबिटेट के साथ साथ बेटा जो सिचुएशन की डिमांड है, माइग्रेशन अगर कोई पक्षी कर रहा है तो सब सिचुएशन की डिमांड है, तो सिचुएशन की डिमांड पर भी मेथड ऑफ लोकोमोशन डिपेंड कर रहा है। ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो जा रहा है बेटा। अगला देखेंगे, लोकोमोशन जनरली फॉर फूड शेल्टर, जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण भी हो रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जा रहा है यहाँ पे पॉइंट। तो इनकरेक्ट हमें पहचाना था, इनकरेक्ट हमें मिला बेटा थर्ड ऑप्शन में, तो 147 का करेक्ट आंसर हो जाता है थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, GnRH, यहाँ पर केमिकल कोऑर्डिनेशन से अपने पास क्वेश्चन है, और वो रिप्रोडक्शन में भी कहीं ना कहीं ये है, बिल्कुल है। हार्मोन की यहाँ बात की गई है, एंडोक्राइनोलॉजी की, तो आइए देखते हैं। GnRH ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है बेटा, रिलीजिंग हार्मोन है, हाइपोथैलेमस में रिलीज होगा, हाइपोफाइजल पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी पे पहुंचेगा, और वहां पे गोनेडोट्रॉफ सेल्स को स्टिमुलेट करके वहां से गोनेडोट्रोपिन्स को निकलवाएगा, जो कि LH और FSH होंगे, और वो LH FSH बेटा मेल और फीमेल में जो है प्यूबर्टी के दौरान ही वैसे ये रिलीज होता है, तो प्यूबर्टी के दौरान बेटा वो आगे जाके अपने गॉनेड्स पे एक्ट करेंगे। तो यही देखेंगे, GnRH हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट्स ऑन, कहां जाके एक्ट करेगा, GnRH की बात कर रहे हैं बेटा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे करेगा और स्टिमुलेट करेगा सीक्रेशन ऑफ LH एंड FSH ड्यूरिंग प्यूबर्टी की शुरुआत में बेटा। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को नहीं करेंगे, जी नहीं, लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे। अच्छा, ये जो पॉइंट है, लेडिक सेल्स स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स, ये बेटा LH के लिए कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाएगा, और सर्टोली सेल फॉर द रिलीज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, FSH के लिए हो जाएगा बेटा, वो भी केवल मेल के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे GnRH के लिए बात पूछी गई थी, और उसका टारगेट ऑर्गन बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी है, तो 148 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बेटा। अगला देखेंगे, JGA apparatus एक स्पेशलाइज सेंसिटिव रीजन है जो फॉर्म होता है सेलुलर मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड एफरेंट आर्टीरियोल और DCT के सेलुलर मॉडिफिकेशन से ये स्पेशल सेंसिटिव रीजन बनता है, जो बेटा एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन भी रिलीज करता है, इसके साथ साथ GFR में गिरावट होने पर भी कहीं ना कहीं सेंसिटिव है, उसके लिए भी सेंसिटिव है, और जैसे GFR में फॉल होता है ये तुरंत बेटा रेनिन को रिलीज कर देता है और रास मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। तो आप देखेंगे DCT और एफरेंट आर्टीरियोल फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, तो 149 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट ऑप्शन। इफरेंट होगा नहीं, PCT होगा नहीं बेटा, तो ये इनकरेक्ट हो गए हैं, 149 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। All of the hormones mentioned below are produced in human females only during pregnancy except, यहाँ बात की गई है कि फीमेल में सारे हार्मोन्स ऐसे हैं दिए गए ऑप्शंस में जो फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान बनते हैं, सिवाय
किसके, तो सिवाय किसका है बेटा, कौन, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन बेटा जरूरी नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान ही बने, ये फीमेल के अंदर जब प्यूबर्टी अटेन होगी तभी कहीं ना कहीं बनना शुरू हो जाएंगे। कॉर्पस ल्यूटियम इसे सीक्रेट करेगा बेटा, जो कि टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होगा। तो रिलैक्सिन तो प्रेगनेंसी के टाइम पे बनेगा बेटा, यहीं पर ही एचसीजी भी प्रेगनेंसी के टाइम पे बनेगा, एचपीएल भी, ये तीनों प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं, रिलैक्सिन भी होता है, और इसके साथ साथ बेटा कॉर्पस ल्यूटियम भी बीच में जो है ओवरी जो लिखा है एनसीईआरटी ने वो भी रिलैक्सिन रिलीज करता है। अगर प्लेसेंटल हार्मोन की हम बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन, मैं इसीलिए बोल देता हूं, प्रोजेस्टेरॉन कहीं ना कहीं रिलीज होगा प्लेसेंटा से, एस्ट्रोजन होगा बेटा, एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन होगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन होगा जो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी के टाइम पे, और इसके साथ साथ बेटा यहां पर आपके पास एचसीटी भी रिलीज होता है, ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन्स, और इसके साथ साथ एचसीसी जो कि है ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन। ये आपके पास 7 हार्मोन हैं जो कहीं ना कहीं प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं बेटा, रिलैक्सिन भी इंक्लूड है उसी में ही। तो यहाँ देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन वो हार्मोन है जो जरूरी नहीं है प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज हो रहा हो। तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बेटा कोई भी डिजीज अगर आए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में तो आपको उसका सबसे पहले कॉजेटिव एजेंट ढूंढना है, कैसा है, किस नेचर का है, हेलमिंथ है कि प्रोटोजोन है कि वायरस है, उसका नाम क्या है जो पॉजिटिव एजेंट है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, और इसके साथ साथ हमारी बॉडी में उसकी साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ये आपको सभी डिजीज के लिए याद रखना है। कॉमन कोल्ड बेटा कैसे, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जी हाँ, इसी को एरोसोल्स भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही मैच यहाँ पर है। टाइफॉइड, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, जी हाँ, ये जो इन्फेक्टेड फूड होगा, और इसके साथ साथ अगर मैं कंटेमिनेटेड फूड ज्यादा बेटर होगा, और इसको इसी को आप जो है फीको ओरल रूट कहते हैं, फीको ओरल रूट के थ्रू भी कहीं ना कहीं ट्रांसमिट होता है, फीको ओरल रूट भी इसी को कहा जाएगा। एड्स, शेकिंग हैंड, क्या हाथ मिलाने से एड फैल जाएगा बेटा, नहीं, ये गलत है, बॉडी फ्लूइड्स का ट्रांसफर कहीं ना कहीं होना चाहिए। ए में करेक्ट दिया हुआ है, मैच बी में दिया हुआ है, और डी देखते हैं, रिंग वॉर्म यूजिंग इन्फेक्टेड टॉवल, जी हाँ, सॉइल्स के थ्रू कहीं ना कहीं फैलता है, ये भी कहीं ना कहीं कंटेमिनेशन के थ्रू फैलता है। इन्फेक्टेड टॉवल हो गया, इन्फेक्टेड बेटा जो सिरिंज नहीं, इन्फेक्टेड जो है आपका कॉम्ब हो गया है, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं रिंग वॉर्म्स यानी जो फंगस है उसको फैलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसका ये है, तो सी इनकरेक्ट है और डी करेक्ट है बेटा। तो आपसे पूछा गया था करेक्टली मैच्ड, तो वो दिए हुए बेटा ए बी डी के अंदर, और ए बी डी ऑप्शन यहाँ पर है बेटा फोर्थ वाला, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 151 का करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे, a gene locus has 2 alleles capital B and small b if the frequency of dominant allele जो कि कैपिटल बी है वो है 0.6, यानी देखिएगा बेटा जब भी फ्रीक्वेंसी आपको दी हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, यानी अलील जब बोला है तो डोमिनेंट अलील की जब फ्रीक्वेंसी दी हो तो अलील की जब भी बात करें बेटा इक्वेशन लगानी है P + Q = 1 वाली, ये इक्वेशन लगानी, क्योंकि यहाँ पर P क्या है, डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी, और Q क्या है, Q है बेटा कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी आपकी दी हुई है Q, ये रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी आपकी Q होती है इस वाली इक्वेशन के अंदर जो आपको हाइडी-विलबर्ग के जेनेटिक इक्विलिब्रियम में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर दी हुई है बेटा 0.6 आपको डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी, तो आपकी रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जब आप माइनस करेंगे बेटा यहाँ पर तो वो हो जाएगी 0.4। यहाँ तक कोई समस्या ठीक है? तो इन पॉपुलेशन जो कि कहीं ना कहीं हार्डी-विलबर्ग इक्विलिब्रियम में है, देन व्हाट विल बी, अब देखो दिया ये है ठीक है, और पूछा क्या है, बस यही आपको इस क्वेश्चन के अंदर जानना है, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल। देखिए बेटा जब भी इंडिविजुअल्स की बात करें, यहां हमने क्या कहा था, ये क्वेश्चन का इस्तेमाल करनी है जब अलील दिया हो, जब बेटा इंडिविजुअल्स दिए हो, जब बेटा पॉपुलेशन दी हो, जब बेटा जीनोटाइप्स दिए हो, जब भी वो पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें, लोगों की बात करें बेटा, तब आपको जो है इस इक्वेशन इस्तेमाल करनी है P² + Q² + 2PQ = 1। ये आपको इक्वेशन यहाँ पर जब लोगों की बात की जाए, जीनोटाइप्स की बात की जाए, इंडिविजुअल्स की बात की जाए, जब आपको ये इक्वेशन इस्तेमाल करनी है बेटा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है बेटा P² होमोजाइगस डोमिनेंट, Q² होमोजाइगस रिसेसिव, और साथ ही हेटेरोजाइगस जो कि 2PQ दिया हुआ है। तो यही देखेंगे बेटा P² आ जाएगा आपका 16 का स्क्वायर, जब आप करेंगे डोमिनेंट वाला है 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36% ये आ जाएंगे, यानी अगर मैं 1 के हिसाब से देखूं तो वो हो जाएगा 0.6 × 0.6 यानी हो गया 0.36, ये है P²। अगर Q² की जो कि कहीं ना कहीं रिसेसिव होमोजाइगस इंडिविजुअल्स है बेटा, इनके लिए 0.4 × अगर 0.4 किया जाए तो ये आपके पास 0.16 इनकी फ्रीक्वेंसी आ गई है, और हेटेरोजाइगस हो गया 2PQ, यानी 2 × इस 2 को कभी मत भूलिए बेटा, 2 × 0.6 × 0.4 ये आ गया आपके पास
6 4 24 और उसके बाद दुगना करेंगे तो बेटा ये 48 आपके पास 0.48 आ गया। इन सभी को क्रॉस चेक करने के लिए सम करके बेटा कहीं देखेंगे तो 1 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ जो पूछा गया है वही आपको बता दिया गया बेटा 0.36 0.48 बीच में क्या है हेटेरोजाइगस है तो 0.48 और 0.16 ये आपको सेकंड ऑप्शन में दिया बेटा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखेंगे। फर्स्ट सक्सेसफुल क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन टू 4 ईयर। ये तो अभी तक बिल्कुल जबान पे आ गया होगा बेटा। एडीए एडेनोसाइन डीअमाइनेज एंजाइम के लिए जो जीन था इसके कमी के लिए जो जीन बेटा उसके अंदर डाला गया था 4 ईयर गर्ल के अंदर, वो इसी एडेनोसाइन डीअमाइनेज की प्रोटीन को बनाने, इस एंजाइम को बनाने वाला जीन उसके अंदर एज अ जीन थेरेपी के दौरान सही करने के लिए दिया गया था बेटा। उस इसकी कमी से होने वाली जो डिसऑर्डर है बेटा उसे स्किड कहते हैं, यानी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर उसे कहते हैं। एड्स से मिलता जुलता, लेकिन एड्स में आपके पास पैथोजन था, यहाँ जीन नहीं काम कर पा रहा था, हो सकता है जो है कोई म्यूटेशन हो गया हो, तो उसी दौरान बेटा यहाँ पर एडेनोसाइन डीअमाइनेज वाला जीन अगर नहीं था, नहीं काम कर रहा प्रॉपर, तो बेटा एंजाइम भी नहीं बनेगा, और एंजाइम नहीं बनेगा तो आपके लिम्फोसाइट्स को ये प्रॉपर मैच्योर नहीं होने देगा, जिसके कारण आपको इम्यूनो डेफिशिएंसी इसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये जीन थेरेपी सबसे पहले की गई थी एडेनोसाइन डीअमाइनेज जीन के लिए बेटा, इस एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए। तो आइए देखते हैं 153 का आंसर सेकंड हो गया। अगला देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमें कुछ दिए हुए हैं, ये आपके एस्क्रीटरी के स्टेटमेंट से, ठीक है। ए है बेटा द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, बेटा असेंडिंग की बात कर रहा है। असेंडिंग लिम्ब जो होगी बेटा ये परमिएबल होती है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरीके से यहाँ पर बेटा रीएब्जॉर्प्शन करवाया जाता है सॉल्ट्स का, NaCl का, इलेक्ट्रोलाइट्स का। सही बात है बेटा। असेंडिंग लिम्ब, अच्छा यहाँ इम्परमिएबल दिया, ओके, इम्परमिएबल नहीं होगी, परमिएबल होती है, ये तो इनकरेक्ट हो गया बेटा, पहला वाला ए पॉइंट इनकरेक्ट है। अगला देखिए, डीसीटी हेल्प्स इन मेंटेनिंग सोडियम पोटेशियम होम्योस्टेसिस इन बॉडी फ्लूइड्स। डीसीटी, जी हाँ, डीसीटी आप जानते हैं बेटा कहीं ना कहीं सीक्रेशन करवाने का काम करेगी, और H+ और K+ और साथ ही बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन, इन दोनों का तो बेटा, और साथ ही अमोनिया का तो कराती है सीक्रेशन, और बाइकार्बोनेट का कराती है रीअब्जॉर्प्शन। तो इस तरीके से पोटेशियम और H+ के और साथ ही सोडियम आयन, अगर एल्डोस्टेरोन की मैं बात करूं तो एल्डोस्टेरोन का जब इंपैक्ट होगा तो सोडियम आयन को भी रीअब्सॉर्ब किया जाएगा। तो रीअब्सॉर्प्शन जो है वो सोडियम आयन का भी होता है, बाइकार्बोनेट का भी होता है। कहां से बेटा? डीसीटी में से सोडियम का कराता है एल्डोस्टेरोन और बाइकार्बोनेट का कराता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बेटा। तो इसके रीअब्सॉर्प्शन से बेटा जो और साथ ही पोटेशियम के सीक्रेशन से बॉडी फ्लूइड्स में जो आयनिक बैलेंस है, आयंस का जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन कराने में डीसीटी का रोल होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, ये बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। PCT is involved in the active reabsorption of sodium ion and glucose। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और वो भी कैसा reabsorption? एक्टिवली। अगर सोडियम, ग्लूकोज और अमीनो एसिड की बात की जाए तो ये तीनों PCT में बेटा एक्टिव तरीके से रीएब्सॉर्ब किए जाते हैं। DCT helps in maintaining sodium potassium homeostasis in body group। सोडियम का रीएब्सॉर्ब करके पोटेशियम को सीक्रेट करके होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है। बिल्कुल सही है बेटा। तो इस क्वेश्चन के अंदर A इनकरेक्ट है, B करेक्ट है, C करेक्ट है, और पहला ऑप्शन है A, B, C तीनों करेक्ट है। जी नहीं, ओनली A इनकरेक्ट। हाँ, ये सही है कि एज वाला जो है वो इनकरेक्ट है, और ए और बी करेक्ट है। जी नहीं, बी और सी इनकरेक्ट है। जी नहीं, बी सी करेक्ट है। तो यहां पर आप देखेंगे कि 154 में आपको सेकंड ऑप्शन जिसमें दिया हुआ है कि ए गलत है, यही सही देखने को मिल रहा है। तो 154 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन बेटा। आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट रीजन दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईयूडीज रिप्रोडक्टिव हेल्थ से बेटा। यहाँ आपके पास जो है कॉन्ट्रासेप्टिव की बात की गई है कि आईयूडीज का एडमिनिस्ट्रेशन विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड कॉइटस इज फाउंड वेरी इफेक्टिव एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। बिल्कुल सही बात है बेटा। पिल्स हो गए हैं, इसके साथ साथ जो आईयूडीज है ये भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह इस्तेमाल की जा सकती है और इफेक्टिव है बेटा। बिल्कुल करेक्ट है। आईयूडीज मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, और रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है कि इफेक्टिव क्यों है आफ्टर कॉइटस बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को अनसुटेबल बनाती है। तो रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। यहां आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन जिसमें रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है और दोनों सही भी है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 155 का करेक्ट आंसर है बेटा फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखेंगे मैच लिस्ट पर दो अपना मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आ गया बेटा। यहाँ कैपेसिटीज दी हुई है, ब्रीदिंग से क्वेश्चन बेटा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। जैसे ही क्वेश्चन आए खट से बेटा
इस तरीके से 4 लाइनें ड्रॉ करो और खट से पता लगाओ कि क्या आंसर हो सकता है। देखिए जरा, ये है टाइडल वॉल्यूम, ये है IRV, ये है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ये है बेटा RV रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर इन दोनों को आप ऐड करेंगे, हालांकि डेफिनेशन भी आपको ध्यान रखनी है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगी बेटा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। टीवी और ERV को ऐड करेंगे बेटा मिल जाएगी आपको एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अगर तीनों को ऐड कर देंगे बेटा तो आपको मिल जाएगी वाइटल कैपेसिटी, और नीचे वाली 2 को ऐड कर देंगे तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। हालांकि डेफिनेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखनी ही है। तो यहाँ आपको देखना है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के लिए टीवी प्लस IRV थर्ड पॉइंट पे मैच हो रहा है बेटा कॉलम सेकंड के। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस ERV, जी हाँ, फोर्थ पॉइंट मैच हो रहा है। टोटल लंग कैपेसिटी, जब आप खींच के सांस लीजिए, फोर्सफुल इंस्पायरेशन कीजिए और रुक जाइए तो जो वॉल्यूम आपके लंग्स में अकोमोडेटेड है वही आपकी टोटल लंग कैपेसिटी कहलाई। उसमें चारों वॉल्यूम्स आ गई बेटा, ये रहा चारों वॉल्यूम वाला पॉइंट फर्स्ट। और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर लीजिए, नॉर्मल एक्सपायरेशन कीजिए, उसके बाद कौन बची आपके वो लंग्स के अंदर, एक तो वो जो फोर्सफुली बाहर निकाली जाती है वो कौन है, ERV, और एक वो जो हमेशा लंग्स में मौजूद है RV। तो ये आपका हो गया FRC के लिए बेटा, ये FRC के लिए हो गया आपके ERV प्लस RV रेजिडुअल वॉल्यूम। तो यहाँ पर सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। तो देखेंगे मैच हुआ A सेकंड, B फोर्थ, फर्स्ट और फिर सेकंड। ये दिया हुआ है बेटा आपके कौन से ऑप्शन के अंदर, A थर्ड, B फोर्थ और C फर्स्ट और D सेकंड। ये आपके फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है बेटा, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला देखेंगे, Which was the first restriction endonuclease discovered? बेटा हिंड सेकंड सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, 6 बेस पेयर की इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, और इस तरीके से आपके 157 का आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखेंगे, सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली मैचेस। यहाँ पे मैचिंग है फिर से। फर्स्ट ऑप्शन, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ तो कंपाउंड एपिथेलियम पाई जाती है और कंपाउंड एपिथेलियम यहाँ पे दी भी हुई है, यही अपना आंसर है बेटा, आंसर तो यही मिल गया। अगला देखेंगे, वॉल ऑफ ब्लड वेसल। अच्छा, कंपाउंड एपिथेलियम प्रोटेक्शन का काम करेंगी, लिमिटेड रोल करेगी सीक्रेशन और सीक्रेशन में और एब्जॉर्प्शन में लिमिटेड रोल करती है बेटा, और प्रोटेक्शन इसका मेन काम है। सलाइवरी ग्लैंड हो गई है, स्किन हो गया है, केराटिन, इसको फर्दर और डिवाइड करते हैं बेटा, ठीक है। वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, यहाँ स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाएगी बेटा, एंडोथेलियम की यहाँ बात की जा रही है, और एंडोथेलियम में स्क्वैमस होगी, क्यूबॉइडल नहीं होगी, गलत हो गया। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, यहाँ सिलेटेड नहीं बेटा, यहाँ पर पाई जाएगी आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम। पिछले साल का क्वेश्चन बेटा, पीसीटी में ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलती है। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, यहाँ कॉलमनर एपिथेलियम पाई जाएगी बेटा, कॉलमनर वाली एपिथेलियम, जिसमें जगह जगह पे विलाई और माइक्रोविलाई के मॉडिफिकेशन भी देखने को मिल सकते हैं, कॉलमनर वाली यहाँ पाई जाएगी। तो यहाँ पे वॉल ऑफ ब्लड वेसल में हो गया बेटा स्क्वैमस एपिथेलियम, ट्यूबुलर पार्ट में कंपाउंड क्यूबॉइडल होना चाहिए था, और यहाँ पर हो गया बेटा कॉलमनर एपिथेलियम। जबकि फर्स्ट आपको दिया हुआ है केवल करेक्ट आपको दिया हुआ है केवल फर्स्ट वाले के अंदर, तो 158 का करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखेंगे, In humans, which of the following cell shows the property of both excitability and contractility? यानी excitability भी मौजूद हो और contractility यानी एक्टिवेशन पे शॉर्ट हो जाए, वो भी प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ होनी चाहिए। और किस सेल के अंदर है बेटा, मसल के अंदर है, आप जानते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये न्यूरॉन है, ये मसल का सेल है, दोनों के पास जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो है एक्साइटेबिलिटी। इनकी मेम्ब्रेन हमेशा रहती है पोलराइज स्टेट में, अंदर नेगेटिव चार्जेस मेंटेन है, नेगेटिव पोटेंशियल, और बाहर पॉजिटिव वाला पोटेंशियल मेंटेन है। इसे पोलराइज स्टेट कहते हैं, और पोलराइज स्टेट में मौजूद रहना ही कहीं ना कहीं एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी है। जैसे ही आपको स्टिमुलस देंगे, ये फटाक से क्या हो जाएगी बेटा, डीपोलराइज हो जाएगी। अगर इसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिल गया तो इसके सोडियम आयन जो है बाहर से अंदर आ जाएंगे, इन्फ्लक्स हो जाएगा ढेर सारा, और ये रिवर्स हो जाएगा तो उसे डीपोलराइजेशन कहते हैं। तो आज जो स्टिमुलस देंगे तो डीपोलराइज हो जाए, ये प्रॉपर्टी एक्साइटेबिलिटी है, ये न्यूरॉन में भी देखने को मिलेगी और मसल वाले सेल में भी देखने को मिलेगी। न्यूरॉन में भी देखने को मिलेगी और मसल वाले सेल में भी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी और है कंडक्टिबिलिटी। ये कंडक्टिबिलिटी क्या है सर, ये एनसीईआरटी में नहीं है। कंडक्टिबिलिटी का मतलब है कि आप जो है अगर किसी पर्टिकुलर वोल्टेज से यहाँ सिग्नल दे रहे हैं, इंपल्स आपने जनरेट यहाँ करवाई है, तो उसी पोटेंशियल के साथ वो इंपल्स आगे तक ट्रेवल करती रहेगी, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। ये कंडक्टिबिलिटी आपको इसमें भी देखने को मिलेगी और मसल वाले सेल में भी देखने को मिलेगी। ये दोनों कॉमन है इन दोनों सेल्स के अंदर बेटा, दोनों टिश्यूज के सेल्स के अंदर। लेकिन मसल के पास कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टीज होती है, इसको मैं कहता हूं बेटा आपके पास एक और प्रॉपर्टी जिसका नाम है
कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये केवल मसल के पास होती है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी माने जब आप एक्टिवेट करें इसे तो कहीं ना कहीं ये शॉर्ट हो जाती है, शॉर्टन अपॉन एक्टिवेशन, ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है। और क्या प्रॉपर्टी है सर? एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी माने बेटा आप जानते हैं कि जब आप इसकी लेंथ बढ़ाना चाहें तो लेंथ अगर बढ़ाई जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? स्ट्रेच हो जाएगी, वही एक्सटेंसिबिलिटी की प्रॉपर्टी है। इसके साथ साथ बेटा एक और है आपके पास इलास्टिसिटी। सर इलास्टिसिटी क्या है कि जब आपने इसे स्ट्रेच किया ठीक है और जब छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं ओरिजिनल लेंथ पे रिटेन कर जाएगी, वापस से रिटर्न हो जाएगी बेटा अपनी ओरिजिनल लेंथ पे, वो इलास्टिसिटी होती है। तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, किसके लिए? मसल के लिए। और ये दो भी करेक्ट, लेकिन केवल न्यूरॉन में दो पाई जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी के कारण आप यहाँ न्यूरॉन सिलेक्ट नहीं करेंगे, केवल मसल सेल सिलेक्ट करेंगे और यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। स्किन सेल हेपेटोसाइट्स के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये वाली नहीं है। तो देखेंगे 159 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगले पे आते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट 1 है बेटा, एनिमल किंगडम से सिफेलोकॉर्डेटा बेटा सब फाइलम है, प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर आती है। सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा पहले ही है यूरोकॉर्डेटा, फिर सिफेलोकॉर्डेटा और एक वर्टिब्रेटा बेटा। तो सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल रीजन ओनली इन लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज में हेड से टेल तक पाई जाएगी। सिफेलो नहीं, गलत हो गया बेटा, ये इनकरेक्ट है। हेड से टेल तक तो सिफेलोकॉर्डेटा में पाई जाती है और इसके साथ साथ पूरी लाइफ स्पैन पाई जाएगी, चाहे लार्वा हो चाहे एडल्ट हो बेटा। तो आप देखेंगे सिफेलोकॉर्डेटा के लिए केवल लार्वल स्टेज बोल के ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट कर दिया गया है। अगला देखेंगे यूरोकॉर्डेटा बियर वर्टिब्रल कॉलम ओनली इन द टेल ऑफ। वर्टिब्रल कॉलम कहां से आ जाएगी इसके अंदर बेटा? ये तो वर्टिब्रेट है ही नहीं, गलत हो गया बेटा, पूरी तरीके से गलत हो गया। यूरोकॉर्डेटा में तो नोटोकॉर्ड पाई जाती है केवल लार्वल टेल में, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में थ्रू आउट द लाइफ पाई जाएगी और वो भी हेड से लेकर टेल था। दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और दोनों वाला बेटा आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, तो दोनों इनकरेक्ट है। तो 160 का करेक्ट आंसर है 4। अगला देखेंगे, मैच, फिर से मैच करना बेटा। डीसीटी, डीसीटी के लिए कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड पॉइंट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट बेटा, पैसेज ऑफ स्मॉल यूरिया, जी हाँ, कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ा सा अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के लिए अंदर एंटर होता है। क्यों आया बाहर? ताकि मेडुलरी इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन को बरकरार रखा जा सके बेटा। दो ऑस्मोलाइट्स होते हैं, NaCl और यूरिया, दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं मेडुला की इंटरस्टिशियम की हाई कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए, ताकि यूरिन को कंसंट्रेट किया जा सके। असेंडिंग लिम्ब के लिए मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होना चाहिए बेटा, सेकंड पॉइंट वहां है। और पीसीटी मैक्सिमम बेटा, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा पीसीटी 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और वाटर सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर माइक्रोविलाई वाली एपिथेलियम मौजूद है, ब्रश बॉर्डर्ड। तो करेक्ट मैचिंग होगी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट आपको दी है बेटा थर्ड ऑप्शन के अंदर। तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन। अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल हैव पिन्ने। पिन्ने बेटा एक्सटर्नल ईयर, और एक्सटर्नल ईयर आप जानते हैं ये केवल और केवल फीचर होता है बेटा किसका? एक्सटर्नल ईयर के रूप में अगर पिन्ने की प्रेजेंस में देखूं तो ये केवल और केवल मैमल्स के अंदर देखने को बेटा मिलेगा बेटा, केवल मैमल्स के अंदर। और मैमेलिया आपको फाइंड करना है, पेट्रोमाइजोन, साइक्लोस्टोमेट हो गया, एसिडिया तो बेटा आपका यूरोकॉर्डेट हो गया, ब्रैंकियोस्टोमा बेटा आपका सिफेलोकॉर्डेट हो गया, जी नहीं, टेरोपस, कैनिस और फैलिस, जी हाँ, ये है बैट, ये है कैनिस हो गया बेटा आपका डॉग, और फैलिस हो गया बेटा आपकी बिल्ली। तो ये तीनों मैमल हैं और तीनों के पास क्या होंगे बेटा? एक्सटर्नल ईयर के रूप में पिन्ना मौजूद होगा, साउंड कलेक्शन का काम करेगा। स्ट्रूथियो बेटा ऑस्ट्रिच, जी नहीं, एक्सोसीटस मछली हो गई है बेटा आपकी फ्लाइंग फिश, और बफो तो एम्फीबियन है, ये भी नहीं होगा। पावो बर्ड हो गया बेटा, इचियोपिस आपका लिम्बलेस एम्फीबियन, और कैलोट्स ये भी नहीं, रेप्टाइल होगा बेटा। तो यहाँ पर देखेंगे मैमल केवल एक ऑप्शन में, वही आपको ढूंढने थे, 162 का करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन बेटा। अगला देखिए, फिर से मैच द फॉलोइंग अपने पास, बिग बैंग थ्योरी, एवोल्यूशन से आया है इस बार बेटा। बिग बैंग थ्योरी, एक सिंगल लार्ज ह्यूज एक्सप्लोजन, हाँ ये दिया हुआ थर्ड में, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। केमिकल एवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में बेटा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बनना किससे? इनऑर्गेनिक वालों से, वही कहलाया बेटा केमिकल इवोल्यूशन, जी हाँ बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला। पेंस्पर्मिया, स्पोर्स डाले गए बेटा, लाइफ केम फ्रॉम स्पोर्स फ्रॉम आउटर स्पेस, जी हाँ ये इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। और स्पॉन्टेनियस जनरेशन बेटा, डेड और डिकेइंग मैटर से लाइफ अरोज हो जाना, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, बिल्कुल सही है सेकंड वाला पॉइंट। राइट मैचिंग होगी थर्ड फर्स्ट फोर्थ और सेकंड, थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ और सेकंड आपको दिए बेटा फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर, और यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो 163 का करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन बेटा। आगे बढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन, गलत वाला आपको पहचानना है। आइए देखते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफिएबल फंक्शंस एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजी, जी हाँ इसीलिए तो प्राइमरी है।
प्राइमरी वाले सभी के अंदर सिंथेसिस होते हैं बेटा, और इनका कहीं ना कहीं रोल आपके डायरेक्ट नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर देखा जाता है। तो ये प्राइमरी वाले हो जाते हैं और बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट वाला पॉइंट। द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेली बिकेम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। यहाँ सॉल्युबल दिया है, इनसॉल्युबल होना चाहिए था बेटा, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल्स आपको कहां देखने को मिलेंगे, रिडंडेंट में देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एनालिसिस। इसमें पॉलीमर्स वगैरह आते हैं बेटा, केवल एक पॉलीमर नहीं है वहां, वो भी लिपिड, लिपिड नॉन पॉलीमेरिक होता है। तो मैक्रोमोलिक्यूल जो साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेली के अंदर पड़े हुए थे वो आपका एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बनाते हैं, ना कि सॉल्युबल। सॉल्युबल लेवल के अंदर बेटा जो कि फिल्ट्रेट है, वो फिल्ट्रेट आपका कहीं ना कहीं माइक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये इनकरेक्ट हो गया और यही अपना आंसर है, सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट डू नॉट हैव इंपॉर्टेंट रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का अभी तक काम पता नहीं है, आइडेंटिफिएबल नहीं है उस पर्टिकुलर होस्ट के अंदर जहां वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन ह्यूमन के लिए वो क्या है, फायदेमंद है, हम उनका यूज कर पा रहे हैं, ये करेक्ट है। और इन एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल द कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्स द मोर परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास देन लिपिड। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा परसेंटेज बनाते हैं टोटल सेलुलर मास का किसके मुकाबले, लिपिड के मुकाबले। कार्बोहाइड्रेट्स आप जानते हैं 3 होंगे और लिपिड्स बेटा 2% होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स ए बी सी तीसरी पोजीशन पे बेटा क्या आ जाएगा, 3% यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, और ये परसेंटेज ज्यादा है लिपिड से इन दी एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल्स। ये आपका भी पॉइंट मतलब सही हो जाएगा बेटा। तो इनकरेक्ट आपका दिया हुआ था सेकेंड ऑप्शन में, और वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द नर्व सेंटर्स विच कंट्रोल दी बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज फॉर ईटिंग आर कंटेन। तो आसान क्वेश्चन है बेटा, हाइपोथैलेमस कहाँ है, हाइपोथैलेमस के अंदर कहीं ना कहीं ये आपके नर्व सेंटर मौजूद है। वो नर्व सेंटर्स जो आपकी बॉडी में कंट्रोल कर रहे होंगे बेटा बॉडी टेम्परेचर को, और साथ ही बेटा अर्ज फॉर ईटिंग यानी जो भूख लगना है और प्यास लगना है बेटा वो भी यहीं पर है। इसके साथ साथ थर्मो रेगुलेशन का काम भी यही होगा, एएनएस का कंट्रोल भी यही होता है, आपके बिहेवियर का, बायोलॉजिकल क्लॉक वगैरह सब कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस के फंक्शंस में आते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करने का काम करता है बेटा। यहाँ कुछ न्यूक्लियाई हैं जो सीक्रेटरी नेचर के होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल करेगा, मास्टर ग्लैंड भी कहलाता है। तो हाइपोथैलेमस के अंदर ये सेंटर्स आपके मौजूद है बॉडी टेम्परेचर और अर्ज फॉर ईटिंग के लिए, और साथ ही थर्स्ट वगैरह के लिए। तो 165 का करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखेंगे बेटा, इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू टैगमिना। और टैगमिना आप जानते हैं, टैगमिना जो है ये लाइट्रा के नाम से भी जाना जाता है, ये 4 विंग है बेटा, इसको मीजोथोरेसिक विंग कहते हैं कॉकरोच का। ये प्रोटेक्शन का काम करेगा, आपको इसके बारे में इनकरेक्ट पॉइंट पहचानना है। ये डार्क होंगे, ओपेक होंगे, लेदरी होंगे, बिल्कुल सही है बेटा। वो मेम्ब्रेनस होते हैं, इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंट होते हैं, और यहाँ पर ये इनके लिए बिल्कुल सही है, डार्क होंगे, ओपेक होंगे, लेदरी होंगे। जब रेस्ट पे होंगे तो कवर करेंगे हाइंड विंग्स को, साथ ही एब्डोमेन को, प्रोटेक्शन का काम करेंगे। ये भी टैगमिना के लिए बिल्कुल सही है। हम 4 विंग की बात कर रहे हैं बेटा, ये हो गया प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और ये मेटाथोरैक्स, ये आगे हेड मान लीजिए। तो यहाँ से निकला बेटा आपका टैगमिना, और ये ब्रॉड होता है, थोड़ा पीछे वाला ब्रॉड होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये है मेटाथोरेसिक विंग और ये है बेटा मीजोथोरेसिक विंग। इसे आप 4 विंग कहते हैं या टैगमिना कहते हैं, और ये हाइंड विंग हो गया, ये एक्चुअल में फ्लाइंग का काम करता है। टैगमिना फ्लाइंग का काम नहीं करता है, यही इसके लिए इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा फ्लाइंग के लिए काम नहीं कर रहा है, ये बात तो सही है कि ये फ्लाइंग के लिए काम नहीं कर रहा है। फ्लाइंग वाला विंग बेटा मेटाथोरेसिक होगा, और जिसे आप हैंड विंग भी कहते हैं। और ये हो गया बेटा आल्सो कॉल्ड एज मेटाथोरेसिक, ये इनकरेक्ट है, ये मीजोथोरेसिक होंगे। ये प्रोथोरैक्स, ये मीजोथोरैक्स, ये मेटाथोरैक्स। मेटाथोरेसिक फ्लाइंग में हेल्प करेगा, हैंड विंग कहते हैं, 1 पेयर होंगे, और मीजोथोरेसिक बेटा ये आपका टैगमिना होता है। तो ये इनकरेक्ट हो गया बेटा फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड टू चेक दी पीवाईक्यू है बेटा, प्रोग्रेशन जो होगी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन की, उसे चेक करने के लिए बेटा जो फ्रेगमेंट्स हैं वो कितनी दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, कितनी तरफ एनोड की तरफ जो मूव करेंगे बेटा, तो ये प्रोग्रेशन चेक करता है किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट किए गए हैं। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का आपका एप्लीकेशन होता है। तो देखेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के रेस्पेक्ट में 167 का करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा। इफेक्ट ऑफ डीएनए लाइगेशन ऑन क्लोनिंग वेक्टर, जी नहीं। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, जी नहीं। प्रोग्रेस ऑफ डायनेस्टी, ये तो बिल्कुल नहीं बेटा। तो देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा 167 का। अगला देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अ स्टैंडर्ड ईसीजी बेटा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की यहाँ बात की गई है।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात की गई है और फाइंड आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन, आपको गलत यहाँ पहचानना है बेटा। द मशीन यूज्ड टू, पहला ऑप्शन देखेंगे, द मशीन यूज्ड टू ऑब्टेन एन ईसीजी इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जी हाँ, मशीन को ग्राफ कहा जाता है बेटा। मशीन का एम और ग्राम का एम सामने सामने नहीं आना चाहिए बेटा, बिल्कुल ध्यान से। मशीन का एम और ग्राम का एम कभी सामने सामने नहीं होना चाहिए बेटा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो क्या है, रीडिंग है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, मशीन है बेटा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखेंगे पी वेव रिप्रेजेंट थी, आप जानते हैं उसके अंदर कुछ इस तरीके की वेव आपको देखने को मिलेगी, डिस्टर्बेंस जो होता है। तो यहाँ ये P है, ये Q है, ये RS QRS कॉम्प्लेक्स है और ये T वेव है बेटा। P वेव इज अकर ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। एट्रियम और जो प्लूरल है वो एट्रिया हो गया और इनके एक्साइटेशन के कारण बेटा आपके P वेव जनरेट होती है ECG के दौरान। तो बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट है। T वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ एट्रिया फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। T आप जानते हैं ये जब वेंट्रिकल्स रिपोलराइज होते हैं उस दौरान ये जनरेट होती है, उस दौरान ये कहीं ना कहीं बेटा डिस्टर्बेंस आपको T वेव का देखने को मिलेगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रही है रिटर्न ऑफ एट्रिया। जी नहीं, रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल यहाँ होना चाहिए था, वेंट्रिकल्स की रिटर्न को ये रिप्रेजेंट कर रही होती है। यही इनकरेक्ट है और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q वेव। Q जो है बेटा, इस Q पॉइंट के बाद ही कहीं ना कहीं वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जी हाँ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बिगिनिंग आपका Q डिप्रेशन जो यहाँ आ रहा है वो रिप्रेजेंट करता है इस QRS कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकरेक्ट है ECG के बारे में बेटा, थर्ड वाला पॉइंट और थर्ड हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट, ये बेटा आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के ग्राफ में आपको यहाँ सबसे आसान चीज पहचाननी है वो है हार्मोन। सो आइए देखते हैं सबसे पीक वाला जो हार्मोन, इसको तुरंत लिख दो, ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो मिड ऑफ साइकिल के दौरान देखने को मिल रहा है, इसी कारण ओवुलेशन होगा। ये जो डॉटेड हार्मोन बेटा, इसकी पीक आपको यहाँ सेंटर में देखने को मिल रही है, इसके अलावा कहीं नहीं है। यानी ये ए वाला जो हार्मोन है ये है FSH बेटा। FSH यहाँ पर आपके पास साथ साथ चल रहा है, इसका भी पीक आपको मिड ऑफ साइकिल में ही देखने को मिलेगा। अगर क्वेश्चन आए कि कौन से दो हार्मोन है जिनका पीक, उनकी खुद का पीक आपको मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखने को मिल रहा है, वो है LH और FSH बेटा। अगला देखेंगे आप जो दो बार इस साइकिल के दौरान बेटा ज्यादा हो रहा है, जो दो बार ज्यादा हो रहा है वो है एस्ट्रोजन बेटा। एक बार प्रोलिफरेटिव फेज में, एक बार ल्यूटियल फेज में बेटा, सीक्रेटरी फेज में, दोनों तरफ। इधर किसने निकाला, इधर बेटा जो थीका इंटरना थी उसने कहीं ना कहीं ये रिलीज किया था, उधर जो सीक्रेटरी फेज है उसमें कॉर्पस ल्यूटियम ने रिलीज किया था। यहाँ पर आप देखेंगे कि एकमात्र हार्मोन जो आपको प्रोलिफरेटिव सीक्रेटरी फेज के दौरान ज्यादा देखने को मिल रहा है, उसका पीक आया तो वो है बेटा प्रोजेस्टेरोन और इसको निकाला कॉर्पस ल्यूटियम ने। तो आप देखेंगे ए हो गया FSH और बी हो गया बेटा आपका बी है एस्ट्रोजन और सी है LH और डी है प्रोजेस्टेरोन। तो ये आपको देखने को मिला बेटा थर्ड ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 169 का थर्ड आंसर। अगला देखेंगे इन हायर वर्टिब्रेट्स द इम्यून सिस्टम, PYQ है बेटा, इम्यून सिस्टम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा। अच्छा, इन हायर वर्टिब्रेट्स इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ, ये तो प्रॉपर्टी हो गई बेटा अपनी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉपर्टी हो गई, अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, मेमोरी की भी रहती है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इम्यून सिस्टम डिस्टिंग्विश कर सकता है। अगर ये प्रॉपर्टीज, दिस प्रॉपर्टीज लॉस्ट, खत्म हो गई ड्यू टू जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी एंड इट अटैक्स दिस सेल्फ, अगर खुद के सेल्स के खिलाफ अगर कहीं ना कहीं एंटीबॉडी बनने लग जाए, हमारे सेल के खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम अटैक कर दे, तो उसी को आप क्या कहते हैं बेटा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। एलर्जिक रेस्पॉन्स नहीं होगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं होगा, उसमें बाहर से जो ग्राफ्ट है उसके खिलाफ बन रही है बेटा। एक्टिव इम्यूनिटी ये तो बिल्कुल नहीं। तो आप देखेंगे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो प्रॉपर्टी, मतलब अपनी जो प्रॉपर्टी है सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानने की, वो लॉस्ट हो चुकी है। इसके एग्जांपल आप जानते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो चुका है बेटा, अभी जो माइस्थेनिया ग्रेविस है वो हो गया, हाशिमोटो डिसऑर्डर हो गया, आपका डायबिटीज हो सकता है इसके हिसाब से। तो 170 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा थर्ड ऑप्शन। आगे देखेंगे Which one of the following scientist name is correctly matched with the theory put forth by him? यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं बेटा चार ऑप्शन में, आपको पहचानना है कि कौन सा सही दिया हुआ है, उनके नाम के सामने क्या उनकी सही थ्योरी जो दी गई थी वो लिखी है क्या, जिसमें लिखी हो वही आंसर है बेटा। वॉन बेयर साहब बेटा आप जानते हैं रिकैपिचुलेशन थ्योरी दी थी इन्होंने, अर्नस्ट हैकेल वॉन बेयर साहब ने बेटा जो एम्ब्रियोलॉजी थी, एम्ब्रियोलॉजी के फादर थे, तो उसमें जो रिकैपिचुलेशन थ्योरी को जो अपडेट दिया था इन्होंने कि कभी भी जो एम्ब्रियोज है वो अपने एडल्ट एंसेस्ट्रल स्टेज को रिजेंबल नहीं करते हैं, बल्कि सिमिलर होते हैं रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियोज, ये इन्होंने बताया था वॉन बेयर साहब ने। कहीं ना कहीं बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस की बात की गई थी, पैनजेनेसिस की जो डार्विन साहब ने की थी, ये इनकरेक्ट हो गया। अगला देखिए पास्चर साहब, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म की कंटिन्यूटी की थ्योरी की यहाँ बात की गई है, पास्चर साहब के नजी नहीं,
कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लास की बात की गई थी बेटा वीजमान साहब के द्वारा, और वीजमान साहब ने चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया था 21 जनरेशन तक बेटा। पास्चर साहब ने जर्म थ्योरी दी थी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया था बेटा स्प्लेंजनी के साथ मिलकर। तो पास्चर साहब के लिए भी यहाँ गलत हो गया ये पॉइंट। लेमार्क इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जी हाँ ये इन्हीं की थ्योरी का स्टेटमेंट है कि यूज एंड डिसयूज है, और साथ ही थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर, जैसे जिराफ को अपनी गर्दन अगर लंबी करनी है बेटा तो उसने कहीं ना कहीं गर्दन का यूज किया, और थोड़ा थोड़ा गर्दन हर वाली जनरेशन में, हर जनरेशन में बढ़ता चला गया बेटा। यानी पहली जनरेशन में अगर 10 सेंटीमीटर बढ़ाई तो वो 10 सेंटीमीटर अगली वाली जनरेशन में गया होगा, और 10 के बाद कहीं ना कहीं लंबाई बढ़ी होगी। तो ये इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात उन्होंने की थी कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर हुआ है, जो 10 सेंटीमीटर एक जनरेशन में जिराफ की गर्दन बढ़ी है, वो 10 सेंटीमीटर आगे वाली जनरेशन में जाएगा, और फिर वो भी आगे जाके 10 सेंटीमीटर और बढ़ाएगा, यानी 20 हो गया, और 20 आगे वाली में जाना चाहिए, तभी जाके ऐसी चीजें हुई होगी अगर उनके अकॉर्डिंग हम सोचे तो लेमार्क के लिए यहाँ पर करेक्ट पॉइंट बेटा इनकी थ्योरी का हो जाता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का। डी वेरिस बेटा म्यूटेशन थ्योरी दी थी, नेचुरल सिलेक्शन डार्विन साहब की, इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट आंसर जो साइंटिस्ट है और उनकी जो थ्योरी है वो आपको मिला बेटा थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला देखिए, Which of the following statement about pituitary gland is incorrect? पिट्यूटरी के बारे में गलत पहचानना है बेटा। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन बोनी कैविटी, जिसको आप सेला टर्सिका कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही है, स्पिनॉइड बोन की कैविटी होती है, पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इज कॉल्ड पार्स नर्वोसा, जी हाँ पोस्टीरियर लोब होती है, लगभग 25% हिस्सा 20% हिस्से के आसपास होती है, और इसी को आप पार्स नर्वोसा कहते हैं, और इसी को आप बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, और इसी को आप बेटा न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। सारे नाम ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट अंडर न्यूरल रेगुलेशन होती है। हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स यहाँ आ रहे होते हैं, उनकी एंडिंग्स यहाँ आ रही होती है बेटा। दो ही हार्मोन रिलीज करती है, बनाती कोई सा भी नहीं है, रिलीज करती है हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को, एडीएच और ऑक्सीटोसिन को। तो ये हो गया इसके लिए सही पॉइंट है। एडिनो हाइपोफाइसिस अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, जी नहीं। एडिनो हाइपोफाइसिस किसे कहते हैं? जब मिड वाली पिट्यूटरी यानी पार्ट्स इंटरमीडिया और पार्ट्स डिस्टैलिस, जिसे आप कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इन दोनों की फ्यूजन को जो आपको देखने को मिलेगा, इन दोनों को फ्यूजन जो कि आपको मैमल्स के अंदर, अपने ह्यूमन के अंदर भी देखने को मिलेगा, इनको मिला के कलेक्टिवली कहा जाता है बेटा एडिनो हाइपोफाइसिस। और एडिनो हाइपोफाइसिस इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस बाय द हेल्प ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन बेटा। यहाँ हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन होता है, यहाँ वेन्स बनी, फिर पोर्टल वेन बनी, और यहाँ जाके फिर से ओपन हो गई बेटा। ये पोर्टल सर्कुलेशन है, हाइपोफाइजियल कहते हैं, इसके द्वारा हाइपोथैलेमस बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, पूरी एडिनो हाइपोफाइसिस को कंट्रोल करता है। तो ये जो डायरेक्ट अंडर न्यूरल रेगुलेशन वाली बात है वो पार्स नर्वोसा के लिए है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया बेटा पिट्यूटरी के लिए, है ना। अगला देखेंगे, एडिनो हाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स डिस्टैलिस एंड पार्ट्स इंटरमीडिया। पार्ट्स डिस्टैलिस और पार्ट्स इंटरमीडिया एडिनो हाइपोफाइसिस में आ रही है, बिल्कुल सही बात है बेटा, करेक्ट है। तो इनकरेक्ट आपको ढूंढना था, वो मिला थर्ड ऑप्शन में, 172 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन बेटा। अगला देखेंगे, अससन रीजन ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन द लेंथ ऑफ एक्टिन यानी थिन और थिक फिलामेंट रिमेन्स अनचेंज। जी हाँ बिल्कुल सही बात है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के दौरान केवल स्लाइडिंग हो रही है, ना एक्टिन छोटा होता है ना मायोसिन छोटा होता है, इसके पहले भी बोला था बेटा। और ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन द लेंथ ऑफ सार्कोमियर गेट रिड्यूस। जी हाँ, दो साइडलाइन जब पास आ जाएंगी बेटा स्लाइडिंग के दौरान, तो कहीं ना कहीं सार्कोमियर की लेंथ जो है वो छोटी हो जाती है। पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अगर यहाँ कहते कि ओनली स्लाइडिंग अगर होती है तो आप एक्सप्लेन कर पा रहे होते असर्शन को। तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो, और वो आपको दिया है बेटा सेकंड ऑप्शन में। तो 173 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत आपसे पूछा गया है, आइए देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है बेटा बायोटेक्नोलॉजी से, तो देखते हैं। साइलेंसिंग ऑफ जीन कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग आरएनए इंटरफेरेंस। जी हाँ यही है सेलुलर डिफेंस का मैकेनिज्म है बेटा, आरएनए इंटरफेरेंस। बिल्कुल सही बात है कि आप जीन की साइलेंसिंग कर सकते हैं इसकी मदद से। ओके, टोबैको प्लांट रेसिस्टेंट टू अ निमेटोड, जिसको मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटिया कहते हैं, हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोड्यूसेस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। जी हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपके इस एंटी एसी आरएनए इंटरफेरेंस के रेस्पेक्ट में ही ये बात है बेटा। टोबैको प्लांट जो है वो इस नेमेटोड से बचने के लिए हम जब उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं तो बेटा कहीं कहीं एंटीसेंस और सेंस आरएनए दोनों प्रोड्यूस होते हैं बेटा, ठीक है। Bacillus thuringiensis strains have been used for designing biofertilizer। जी नहीं, बायोफर्टिलाइजर नहीं, हम कहीं ना कहीं बेटा बायो जो जिसके अंदर आपने बीटी जीन डाला है उसके अंदर बेटा कहीं ना कहीं आप उसको इंसेक्ट रेसिस्टेंट बनाने का काम कर रहे हैं, ना कि उसे बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करने का काम कर रहे हैं बेटा। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था बेटा। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो जीएम क्रॉप से कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से ही आप जीएमओ बना पाएंगे, जीएम क्रॉप्स बना पाएंगे। तो 174 का करेक्ट आंसर जो कि इनकरेक्ट दिया हुआ है वो है थर्ड ऑप्शन, और 174 का हो जाता है थर्ड आंसर बेटा। अगला देखेंगे, चूज द करेक्ट मैच फ्रॉम दी
फॉलोइंग, ये पीवाईक्यू है बेटा, लाइगेजेस ज्वाइन कराते हैं टू स्ट्रैंड्स को, जी हाँ यही करेक्ट है और यही आंसर हो गया बेटा। अगला देखिए, पॉलीमरेजेस ब्रेक्स द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स, पॉलीमरेजेस क्या ब्रेक करने का काम करते हैं? नहीं, ये तो सिंथेसिस करते हैं बेटा, और ज्यादा स्ट्रैंड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इनकरेक्ट हो गया। न्यूक्लियसेस सेपरेट करते हैं टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, टू स्ट्रैंड्स में जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना है वो तो हेलिकेजेस करते हैं बेटा, यहाँ इनकरेक्ट हो गया। न्यूक्लियसेस तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़कर फ्रैगमेंट्स बनाने का काम करते हैं, कटिंग का काम करते हैं बेटा, ये गलत हो गया। एक्सोन्यूक्लियसेस, एक्सोन्यूक्लियसेस जो है मैक्स कट एज स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए, एक्सो नहीं बेटा, ये आप देखेंगे एंडोन्यूक्लियसिस की प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक पोजीशन से मतलब है बेटा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के पर कट लगाने का काम बेटा ये आपके एंडोन्यूक्लियसिस करेंगे, ना कि एक्सोन्यूक्लियसिस। तो ठीक है, ये आपका हो गया बेटा 175 का करेक्ट वाला जो मैच है वो आपके फर्स्ट ऑप्शन के लिए हो गया, 175 का करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखेंगे, Which of the following regions of the brain are incorrectly paired with its function? देखते हैं, ब्रेन के कुछ रीजन है इनकरेक्ट, आपको पहचानना है। सेरेब्रम, मेमोरी और कम्युनिकेशन, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, मेमोरी और तर्क बुद्धि जितनी है वो सारी बेटा, कम्युनिकेशन की पावर, लैंग्वेज का कंप्रिहेंशन, सारा काम किसका है बेटा? सेरेब्रम का है, आपका सीट ऑफ इंटेलिजेंस का है। अगला देखेंगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, जी हाँ एनएस कंट्रोल कहीं ना कहीं करता है, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सीक्रेशन हो गए, रेस्पिरेटरी रिदम हो गया है, सारा काम इसी का है, रेगुलेशन बेटा सभी का इसी का है, ठीक है। सेरेबेलम लैंग्वेज कंप्रेशन, जी नहीं, बॉडी पोस्चर को बैलेंस करने इसका काम होता है बेटा, ये लैंग्वेज कंप्रेशन के लिए आपका सेरेबेलम का काम होना चाहिए था, यही इनकरेक्ट है और यही आंसर है। कॉर्पस कैलोसम कम्युनिकेशन बनाता है, जी हाँ बिल्कुल, बिटवीन लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जी हाँ दोनों को जोड़कर कहीं ना कहीं इंटरसेंसरी जो न्यूरॉन्स है उनको पहुंचाने का काम करेगा बेटा। तो आप देखेंगे कि कॉर्पस कैलोसम का काम भी बिल्कुल सही दिया है, मैमेलियन कैरेक्टर होता है बेटा। तो 176 का आप देखेंगे कि इनकरेक्ट जो दिया है वो है थर्ड ऑप्शन, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ कुछ कॉकरोच की स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आइए देखते हैं। मेल कॉकरोचेस हैव पेयर्ड टेस्टिस लोकेटेड ऑन लेटरल साइड ऑफ पोजीशन दी हुई है बेटा, बिल्कुल सही है, 4 से 6 सेगमेंट एब्डोमिनल सेगमेंट पर ही टेस्टिस की पोजीशन होती है, यहीं पे लाई कर रही होती है बेटा, लेटरल साइड पे, बिल्कुल सही है। इन कॉकरोचेस स्पर्म्स आर ग्लूड टुगेदर टू फॉर्म बंडल्स कॉल्ड स्पर्मेथिका, स्पर्मेथिका तो फीमेल के अंदर होती है बेटा, स्पर्म स्टोरेज ऑर्गन होती है, ये जो बंडल होते हैं स्पर्म के इन्हें कहा जाता है स्पर्मेटोफोर, ये स्पर्मेटोफोर्स होते हैं और यही रिलीज करता है मेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जो कॉपुलेशन होगा बेटा मेल फीमेल का, यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो हो रहा होगा उसमें ये स्पर्मेटोफोर्स ग्लूड स्पर्म्स जो होते हैं ये रिलीज किए जाते हैं बेटा फीमेल के जेराइटल चैम्बर के अंदर, और फिर वहां से उनकी कवरिंग को हटाकर बेटा सिर्फ स्पर्म स्टोर कर लिए जाते हैं स्पर्मेथिका के अंदर। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सेकंड वाला पॉइंट इनकरेक्ट है। अगला देखेंगे, सी मोज़ेक विजन हैज मोर सेंसिटिविटी एंड लेस रिजोल्यूशन, जी हाँ ये भी बिल्कुल सही है, सेंसिटिविटी ज्यादा होती है क्योंकि जो कोन होगा बेटा ओमेटिडिया का उस पे अगर पैरेलली लाइट मतलब परपेंडिकुलरली लाइट गिरती है तभी कहीं ना कहीं इमेज बनती है, अगर जरा सा ऑब्जेक्ट मूव हुआ तो वो परपेंडिकुलर आने वाली लाइट हिल जाती है, जिसके कारण सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है कॉकरोचेस के अंदर। ये जो मोज़ेक विजन इनका है जिसमें कई सारी यूनिट्स होती है बेटा, इस मोज़ेक विजन के अंदर सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है लेकिन रिजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं होता है, ये बात करेक्ट है, ये ए वाला भी करेक्ट था, बी इनकरेक्ट है। डी द हाइंड ब्रेन, द ब्रेन इन कॉकरोचेस इज लोकेटेड इन द हेड रीजन एंड रिप्रेजेंटेड बाय सब नहीं सुप्रा इसोफिजल, इसोफेगस के ऊपर वाला गैंग्लियन की यहाँ बात की गई है बेटा, उस वाले गैंग्लियन की बात कही है, टोटल यहाँ पर 10 होते हैं, उसमें जो ब्रेन है वो सबसे बड़ा गैंग्लियन है और ये कहीं ना कहीं सुप्रा इसोफिगल गैंग्लियन के नाम से जाना जाता है। तो आप देखेंगे कि ये इनकरेक्ट है, डी वाला इनकरेक्ट है, तो ए और सी करेक्ट है और ए और सी आपको दिया है बेटा, करेक्ट पहचानना था, ठीक है करेक्ट पहचानना है और ए और सी आपको दिया है फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला देखिए बेटा, स्टेटमेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाली फॉर्म में है, ओविडक्ट जिनको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, यूट्रस और वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट, जी हाँ बिल्कुल सही बात है कि फीमेल के अंदर यूट्रस वेजाइना और ओविडक्ट्स जो होंगी ये एक्सेसरी डक्ट्स है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है और साथ ही ऐसी डक्ट्स हैं जो गैमेट को रास्ता प्रोवाइड करती है बेटा, ये करेक्ट हो गया। अगला देखिए, द एजेस ऑफ इनफंडिबुलम, जो इनफंडिबुलम होगा बेटा, इनफंडिबुलम जो होगा ये एम्पुला हो गया और ये आपका इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम ब्रॉड फनल शेप्ड होता है, क्लोजर टू ओवरी रहता है बेटा, क्लोजर टू ओवरी है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहती हैं जिनको फिमरी कहते हैं, जो कि सीलोम में रिलीज हुए सेकेंडरी oocyte को कलेक्शन का काम कर रही होगी, फैलोपियन ट्यूब में डालने का काम कर रही होगी बेटा। तो देखेंगे द एज ऑफ इनफंडिबुलम पॉजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिमरी, जी हाँ, व्हिच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, जो मिड ऑफ साइकिल में होगा बेटा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड
भी करेक्ट है और ऐसा ऑप्शन आपको दिया है बेटा फर्स्ट वाला कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 178 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखेंगे, शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी, ह्यूमन हेल्थ से क्वेश्चन बेटा, इम्यूनिटी की बात की जा रही है। शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी जो अक्वायर हुई है मदर से फीटस में अक्रॉस प्लेसेंटा एंड थ्रू मदर्स मिल्क, बेटा आप ध्यान दीजिएगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आप देखते हैं एक्टिव और पैसिव। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर बेटा ये जो मदर से मिली है, पैसिव माने जहां अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम का रोल नहीं है, रेडीमेड एंटीबॉडीज हमें मिली है, और ये जो पैसिव के अंदर आएंगे, और पैसिव में भी बेटा ये आपके नेचुरल वाली होंगी, यानी प्लेसेंटा और मदर्स मिल्क में होने वाली जो एंटीबॉडीज है उनसे मिलने वाली जो इम्यूनिटी आपको मिली है वो कहीं ना कहीं बेटा नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जाम्पल होता है। तो आप देखेंगे कि जो प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस होगी वो तो होती है बेटा IgG, और जो मदर मिल्क के थ्रू आएगी बेटा यानी कोलोस्ट्रम के थ्रू जो आएगी वो होगी बेटा IgA। ये रेस्पेक्टिवली आप देखना है, रेस्पेक्टिवली में आपको देखना है बेटा। अगर कोई कंफ्यूज हो रहा हो तो ABCD में A बेटा अल्फाबेटिकली A ऊपर आएगा और G नीचे आएगा, और आप देखेंगे फीमेल बॉडी में बेटा ब्रेस्ट भी कहीं ना कहीं पहले है और फिर प्लेसेंटा बाद में आएगी। तो IgA कोलोस्ट्रम में IgG कैन क्रॉस प्लेसेंटा। तो आप देखेंगे कि G और A आपको दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे, द परमिसिबल यूज, आखिरी क्वेश्चन बेटा, द परमिसिबल यूज ऑफ टेक्निक एमनियोसेंटेसिस। बेटा एमनियोसेंटेसिस में आप एमनियोटिक फ्लूइड को लेकर बेटा कहीं ना कहीं आप क्रोमोसोमल अबरेशंस को चेक कर रहे होते हैं, तो इसका यूज कहीं ना कहीं जो परमिशन के साथ है बेटा, यानी मतलब कहीं ना कहीं लीगल कहीं ना कहीं है, वो किस लिए है? द परमिसिबल यूज जिसमें आपको परमिशन मिल जाएगी एमनियोसेंटेसिस कराने की, वो किस चीज के लिए मिलेगी बेटा? देखते हैं, डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ द अनबॉर्न फीटस, जी नहीं, इसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी बेटा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो ART है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है बेटा, इनफर्टिलिटी को सही करने के लिए दी जाएगी, इन विवो फर्टिलाइजेशन होगा। ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू द यूट्रस ऑफ सरोगेट मदर, एम्ब्रियो का ट्रांसफर, ये तो एम्ब्रियो ट्रांसफर की टेक्निक है, ये यहाँ क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। और डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी, हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई भी क्रोमोसोमल एबरेशन जो आपको लग रहा हो कि फीमेल की पेडिग्री में, सॉरी जो फैमिली है उसकी पेडिग्री में ऐसा हो सकता है, तो आप चेक करा सकते हैं परमिशन के साथ, और यही यूज है एमनियोसेंटेसिस का बेटा यहाँ हिंदुस्तान में। तो आप देखेंगे 180 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, और इसी के साथ आपके URTS 18 के जूलॉजी के सॉल्यूशन खत्म होते हैं, और अगले वाले के लिए सभी को ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू सो मच।